ध्यान ना। अच्छा, कल आपकी क्लास है? ठीक है, छुट्टी छुट्टी का कोई चक्कर नहीं है, कल आपकी क्लास है, परसों भी क्लास है। हाँ, बिल्कुल। रमजान में नहीं पढ़ा जाना, सही से समझ में। ठीक है जी, जितनी जल्दी हो सकता है चीजें वाइंड अप कर लें। रमजान में पढ़ाइयाँ कोई नहीं होनिया, सैरियां तो बाद फौतियां होनिया ने। ठीक हो गया। आपको तो पहली दफा पढ़ाई का मौका मिलेगा रमजान में, हमें पता है, हमारी हिस्ट्री गुजर गई। अच्छा जी। हैं? पहला पेपर है, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है जी। अगर रमजान में आपने पढ़ाई शुरू की जबरदस्ती, तो 12 बजे तक आपको उल्टी आनी शुरू हो जानी, हालत खराब, आखिरी सांसों में। ठीक है जी। जोहर की अजान के बाद जनाजा होगा, ये हालात हो जाएंगे, इसलिए। शहादत ही मौत वाह रही हो, जहाद करते करते मरा बचा, यहूदियों के खिलाफ जहाद करते हुए पाया गया था। सवाल का था कार सी डियाना था। वाह जी वाह। अच्छा जी। डियाना लीजेस आउट जर्मन स्पोर्ट्स कार, शी स्टार्टेड बिजनेस ऑन यकम जनवरी 2010। यकम जनवरी 2010 को उसने कारोबार शुरू किया, इसका मतलब है ब्रॉडबैंड बैलेंस में नहीं होगा। And has decided to appreciate the cars on the straight line basis at 25% per annum on cost at the year end. During the year 2010 to 11-13, the following purchases took place. अच्छा, यहाँ पे बच्चों अंग्रेजी वन सेकेंड बड़ी मैटर करती है। 2010 में उसने कितनी गाड़ियां ली? और 18.6 मिलियन टोटल कीमत है। नहीं सर, एक ही है, ये एक की कीमत है, ये बात याद रखनी है, ईच लिखा हुआ। तो क्या मतलब है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 20 से मल्टीप्लाई, तो टोटल कीमत कितनी आ रही है? 372 मिलियन, ऐसे ही है बच्चों, 372 मिलियन। अच्छा, मैंने क्या किया, इतनी बड़ी फिगर पेपर में नहीं लिखी जा सकती आपसे, तो आप क्या कर लें, 3 जीरो ऊपर लिख लें, रुपीज इन थाउजेंड। तो 372 मिलियन लिखने की बजाय आप 3,72,000 लिखेंगे। अच्छा, ये 3 जीरो भी आप उड़ा सकते हैं अगर आप उड़ाना चाहें। क्या कर लें, ऊपर रुपीज इन मिलियन लिख लें। क्या लिख लें? रुपीज इन मिलियन। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा फिर? 372 आएगा, बस और कुछ नहीं आएगा। समझ आ गई नहीं? तो आपने अकाउंट के ऊपर हवाला दे देना कि मैंने जो करेंसी ली है वो रुपीज में ली है, रुपीज इन थाउजेंड में लिया है, या रुपीज इन मिलियन में ली है। उसके हिसाब से आपके जो नंबर्स हैं वो शॉर्ट हो रहे हैं। ठीक है जी? तो समझ लगी बात? बर पेपर में तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करनी है, लेकिन फिर भी FAR 1 में आपको इस चीज की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, 372,000, यहाँ तक की बात समझ लगी आप? ओके। तो 20 गाड़ियां ली, साथ कैश लिख देंगे, कब ली ये नहीं बताया, वही टोटल आ जाएगा 372,000। क्लियर हो गया? अब आपने चार्ज करनी है बच्चों डेप्रिसिएशन। क्या चार्ज करनी है? रेट क्या है? 25%। महीना बताया उसने कौन सा है? तो कौन सी पॉलिसी फॉलो करेंगे? फुल ईयर, सीधी सी बात है। तो 372,000 का 25% ले लें, सीधा सीधा। क्या आंसर आ रहेगा? 93,000। वो 93,000 आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में डेबिट कर दिया, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्रेडिट कर दिया। शुड वही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वाली फिगर हम इनकम स्टेटमेंट में ले देंगे। कहाँ ले देंगे? इनकम स्टेटमेंट ले देंगे, और यहाँ पे फिगर 93,000 की क्लोज हो जाएगी, और ये भी कैरेट हो जाएगी। अगले साल 372,000 ब्रॉड, और उस तरफ 93,000 ब्रॉड डाउन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का ब्रॉड कोई नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। ठीक है जी? अच्छा जी, अगले साल क्या हुआ? 2011 में क्या हुआ? परचेज 6 पोर्शे फॉर ए टोटल कॉस्ट ऑफ 108.6 मिलियन। हाँ जी,
क्या इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे अंग्रेजी चेक कर लें, उसने क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना। अंग्रेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी अंग्रेजी का भी इम्तिहान ले रहा है। पिछले वाले में उसने बताया कि हर एक गाड़ी की कीमत है, और अगली वाले साल में उसने टोटल कीमत बता दी। तो आई कैब ये भी चेक करना चाह रहा है कि पता है आप लोगों को कि कब मल्टीप्लाई करना कब नहीं करना। तो समझ आ रही है? तो सिर्फ आपसे अकाउंटिंग का इम्तिहान नहीं ले रहा, तो आपसे ये भी इम्तिहान ले रहा है कि आपको पढ़ना भी आता है कि नहीं पढ़ना आता। ठीक है जी। तो बच्चों 108.6 मिलियन है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 108.6। लेकिन क्या बच्चों जब 2011 में गाड़ियां ली हैं 6, तो पिछली 20 गायब हो गई, उसके पास टोटल गाड़ी कितनी हो गई? 26। तो 26 की डेप्रिसिएशन आएगी या सिर्फ 6 की आएगी? क्या हम ये कह सकते हैं सर 20 की तो पिछले साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी थी? पिछले साल चार्ज की थी, लेकिन क्या इस साल गाड़ियां गायब हो गई हैं? तो इस साल भी तो यूज हुई है ना, तो इस साल भी क्या आनी चाहिए? डेप्रिसिएशन आनी चाहिए। तो बच्चों अब 26 गाड़ियों की डेप्रिसिएशन निकालनी है, निकाल सकते हैं। और रेट सेम है, रेट क्या है? तो बच्चों क्या 20 ज्यादा और 6 ज्यादा कैलकुलेट करें? 26 को इकट्ठा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्यों? बोला रेट सेम है। अगर रेट डिफरेंट होता जैसे कि कल वाले सवाल में था, तो फिर लग रहा था करना पड़ना था। यहाँ पे आपको फायदा क्या मिल गया है? रेट आपका सेम है, तो अभी इकट्ठा करते हैं। फिर अगला सवाल। 1,20,150। शाबाश शाबाश शाबाश, सब कैलकुलेट कर ले, सब कैलकुलेट कर ले। भाई और सबकी डेप्रिसिएशन निकल आई है? क्या निकली है बच्चों? 1,20,150। सबको समझ आई है? अब बोलो तो सही। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब ये डेप्रिसिएशन सीधी सीधी कहाँ चली जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। और ये कैसे आया? ब्रॉट डाउन। पिछले साल की डेप्रिसिएशन ऑलरेडी थी, इस साल की मजीद जमा होगी। तो 2,13,150 समझ आ गया सबको? नहीं समझ आया? और ये गाड़ियां 26 गाड़ियां इकट्ठी होगी। 6 गाड़ियां पिछले साल थी, नहीं सॉरी 20 गाड़ियां पिछले साल थी, 6 इस साल ली, टोटल 26 गाड़ियों की कीमत आ गई 4,80,600। हजम शुद्ध। ये 4,80,600 अगले साल क्या कर लेंगे? ब्रॉट डाउन। और उधर कौन सी वैल्यू ब्रॉट डाउन हो जाएगी? 2,13,150 ब्रॉट डाउन हो जाएगी। और साथ साथ ये हैं, और ये वाली वैल्यू 1,20,150 कहाँ चली जाएगी? ये प्रॉफिट एंड लॉस में चली। अब गाड़ियां टोटल कितनी होगी बच्चों? 26। ये 26 गाड़ियों का ब्रॉट डाउन है, ऐसी है। ये 20 गाड़ियों का ब्रॉट डाउन था, ये 6 और आई। अच्छा ये आगे चलते हैं। 2012 में क्या हुआ? परचेज्ड ए फर्दर 2 कार्स कॉस्टिंग 19.8 ईच। हाँ जी। इस 19.8 मिलियन को क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों बोला? ईच लिखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। समझ आ रही है? तो कितने पैसे बनते हैं? हाँ जी 396। चलो 3,96,000 ये हालात होए पे। ये तो पेप्सी कंपनी च न्यूयॉर्क च बह के नौकरी करनी, अगले ने तेनों भी कढ़ना है, तो तेरा जिन्हें इंटरव्यू किया सी ना, उन्होंने भी कढ़ना उन्होंने। किन्नू रखा क्या पहले यह दसो?
फिर तो आएगा बरकत मार्केट, और सामने उथे अगला बंदा चिप्स बेचने होंगे, ठीक है जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ तो खोलेगा कि छली का हजे कारोबार है, छलियां बेचांगा। हाँ जी, समझ लगी थी। 26 गाड़ियां पहले थी, 2 और आ गई, 28 गाड़ियां हो गई। टोटल कीमत क्या बन गई? 5,20,200। अब बच्चों चूंकि 28 गाड़ियां हैं और 28 गाड़ियों के ऊपर लगने वाला रेट सेम है, तो सबको इकट्ठा कर सकते हैं, सबको इकट्ठा करके रेट लगा दें, आंसर आ जाएगा। सब बच्चे अपनी अपनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें, क्योंकि अभी आप लोगों से गलतियां होनी हैं, वो गलतियां अभी आप कर लेंगे तो पेपर में नहीं होंगी, लेकिन अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर पेपर में होंगी। नहीं बात सुनी? और सबका आंसर आ गया जी, 130050, ये। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। हुकुम शुद्ध। हाँ जी, हो गया जी सबका। तो बच्चों पिछले सालों की डेप्रिसिएशन आ रही थी 2,13,150, और इस साल की आ गई 1,30,050, दोनों को टोटल कर लेंगे। टोटल क्या आ जाएगा? 3,43,200। ये वाली 1,30,050 जो ये प्रॉफिट लॉस में चली जाएगी, ऐसे ही। अच्छा, यहां से 5,20,000 ब्रॉडन इधर आ गया, और 3,43,200 ब्रॉडन इधर आ गया। तो समझ आ गई सबको? अगला साल आया 2013 में, कितनी गाड़ियां ली? 15 गाड़ियां ली। कितने की? 21 मिलियन की। ये क्या लिखा हुआ है? ईच। क्या मतलब है? इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ये कितनी गाड़ियां हैं जी? 15। पहले कितनी गाड़ियां थी इसके पास? 28 गाड़ियां पहले थी, 15 और ले ली, कितनी गाड़ियां होगी? 43। और समझ लगी थी? इनिया तुम पेंसिल नहीं ला सकते जिन्नियां गड्डियां लैके बैठी है। समझ लगी है? अच्छा, समझ लगी सबको? अच्छा जी। अब बच्चों उसके पास 43 गाड़ियां हो गई हैं, टोटल कीमत कितनी हो गई है? 8,35,200। अब रेट चूंकि सबका सेम है, सारी गाड़ियों को इकट्ठा करके एक ही रेट लगा दें, आंसर आ जाएगा। 2 लाख डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा, चोरी खत्म हो जाएगी। और वहां पे पिछले सालों की डेप्रिसिएशन पड़ी है, उसमें ये वाली भी जमा रहेगी। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी बच्चों? 5,52,000। और यहाँ पे टोटल गाड़ियों की कीमत 8,35,200। ये 2013 वाला साल मुकम्मल हो गया। और समझ आ गई सबको? और 2013 वाला साल खत्म हो गया। अच्छा बच्चों जरा ध्यान से, उसने आपसे कहा है कि 2010 से लेकर 2013 तक के अकाउंट बनाए, 14 का अकाउंट उसने नहीं मांगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि 14 का अकाउंट बनाए। क्या बना सकते हैं? बना देना शाबाश। 13 तक के अकाउंट बना लिया ना आपने, अगले साल का एक और अकाउंट बना के देंगे, और अगले साल कोई गाड़ी नहीं ली।
अगले साल कोई गाड़ी नहीं बनाएगा। रेट यही है, गाड़ियां यही है। गाड़ियां टोटल कितनी होगी? 43। तो 43 ही गाड़ी है, 44 ही कोई गाड़ी नहीं थी 2014 में, कोई गाड़ी नहीं ना, कोई गाड़ी बेची है। फिर 20 माइनस हो जाएंगी, माइनस फिर 25 के हिसाब से 4 साल 100 हो गया परसेंटेज, तो वो माइनस करेंगे। जो भी समझ आती है करें। हाँ भाई, 2014 का अकाउंट्स बन गए। 2014 की डेप्रिसिएशन कितनी आती है? 2,08,800 ऐसी है। तो बच्चों ये गलत आती है, 1,15,800 होनी चाहिए। कैसे? यही तो पॉइंट है समझाने वाला। बच्चों ये जो 2,08,800 की आपने डिप्रिसिएशन चार्ज की, वो पिछले साल वाली है जो पिछले साल चार्ज की थी, उसमें आपने 43 गाड़ियों को डेप्रिशिएट किया। 43 गाड़ियों पर रेट लगाया था ना। ये कितनी गाड़ी की कीमत है वाला? 43 गाड़ी की कीमत ऐसी है। तो आपने इसके ऊपर 25% रेट लगा दी, ऐसी है। यही किया ना आपने। पिछले साल जो आंसर आया अगले साल भी आपने वही आंसर निकाला। लेकिन अगर आप गौर करो इस सवाल में, जरा गौर से देखो, आपको रेट कितना दिया गया है? 25%। और ये है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे निकाला हुआ रेट। किस पे? अगर किसी चीज को आपने 25% अप्रिशिएट किया है तो 100% अप्रिशिएट कितने सालों में हो जाएगी? 4 साल। सोचो, 25, 25, 25, 25, 4 सालों में 100% अप्रिशिएट हो गया। अब किसी चीज की कीमत ₹1,00,000 है, 4 सालों में ₹1,00,000 सारा डेप्रिशिएट कर दिया, तो 5 साल 25,000 एक्स्ट्रा डेप्रिशिएट कैसे कर सकते? नहीं बात सुनेगी। एक 100 रुपए की चीज है, जाया हो गई, तो नुकसान कितना होगा? ₹125 नुकसान तो नहीं ना हो सकता। अब बोलो तो सही। आपने जब एक चीज की लाइफ 4 साल थी, 4 साल डेप्रिशिएट कर चुके, तो 5वें साल उसको एक्स्ट्रा डेप्रिशिएट कैसे कर सकते? अब ये जो गाड़ियां 2010 में ली थी, कितनी गाड़ियां ली थी? 20। क्या उनकी लाइफ 2013 तक खत्म हो चुकी है कि नहीं हो चुकी? तो उन 20 गाड़ियों की डेप्रिसिएशन 2014 में नहीं आनी। क्यों? क्योंकि वो 100% डेप्रिशिएट हो चुकी। नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? 25, 25, 25, 25, 10 में भी डेप्रिशिएट हुई, 11 में भी हुई, 12 में भी हुई, और 13 में। 14 में वो वाली गाड़ी डेप्रिशिएट है, क्योंकि अगर आप 14 में भी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, इसका मतलब है वो उनकी टोटल कीमत से ज्यादा का नुकसान आप रिकॉर्ड कर चुके। ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि जितने की गाड़ियां ली थी उससे ज्यादा का नुकसान हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? हजम शुद्ध। ठीक है जी। तो बच्चों, जब आप 2014 में डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, तो आपने 2014 में करना क्या है? उन 43 गाड़ियों में से 20 गाड़ियां निकाल दो। जब 43 गाड़ियों में से 20 गाड़ियां निकाल दोगे, तो पीछे बच्चों कितनी कौन कौन सी गाड़ियां बच जाएंगी? सात अल्फाज में इस 8,35,200 में से 3,72,000 वाली गाड़ियां निकाल दो, क्योंकि वो 20 गाड़ियों की कीमत है। 8,35,200 माइनस 3,72,000, जो गाड़ियां बच गई हैं उसके ऊपर 25% लगेगा। क्या आंसर आएगा? 1,15,800 आंसर आना चाहिए। तो समझ आ गई? नहीं समझ रहे? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों 2015 का भी अकाउंट बना लो, 2015 में कोई नई गाड़ी नहीं ली, तो फिर क्या होगा बच्चों? 10 वाली तो निकल चुकी थी, अब 11 वाली भी निकल जाएंगी। क्यों? 11 वाली गाड़ियों के भी 4 साल पूरे हो चुके हैं। 11,
12, 13 और 14, 15 में इनके ऊपर डेप्रिसिएशन भी नहीं आएगी। नहीं समझ आ रहा? तो क्लियर है सबको? तो 2015 में डेप्रिसिएशन बताई कितनी आती है? कितना असर आता जी? कैसे कैसे जरा समझाएं। पहले उसकी वो 20 बार क्योंकि कीमत को माइनस करेंगे, उसके बाद भी 2011 के अंदर परचेज की कीमत माइनस करके 45 इस 8,35,200 में से 3,72,000 तो निकल गया ना 20 गाड़ियों की कीमत, और 1,08,600 ये भी निकाल देंगे। क्यों? ये उन 6 गाड़ियों की कीमत थी, वो भी निकाल दी। बाकी जो गाड़ियां बची उस पर 25% ले लें। 88,650 के 150। चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो। नहीं समझ आई? नहीं ना सबको आ गया? अच्छा बच्चों ये बात याद रखनी है, स्ट्रेट लाइन मेथड में 25% रेट का मतलब है 4 साल जिंदगी है। ये चीज सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड में है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में नहीं है। किसमें है? स्ट्रेट लाइन मेथड में। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में 25% रेट होता तो उसका मतलब 4 साल की जिंदगी ना होता। नहीं समझ आ रहा? एग्जाम्पल देता हूं, मोबाइल वाली एग्जाम्पल निकाल के देख लो, उसमें 36% रेट निकाला था आपने, 36.9%, और मोबाइल की लाइफ 5 साल थी। अगर 36% रेट आप सोचे सर 36 36 36 3 सालों में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वहां पे 3 सालों में मोबाइल खत्म नहीं हुआ था, 5 सालों में हुआ। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट से कभी ये गलत फहमी ना हो जाए कि सर 36 36 36 3 साल लाइफ है, नहीं, ये बात रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अप्लाई नहीं होती। किस में अप्लाई होती है? स्ट्रेट लाइन में। ये बात याद रहेगी कि स्ट्रेट लाइन। अच्छा अगला पॉइंट है, अगर बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड में किसी एसिड की डेप्रिसिएशन रेट है 20%, तो उसकी जिंदगी कितनी होगी? 5 साल होगी। लॉजिकली समझ रही? और अगर किसी एसिड का डेप्रिसिएशन रेट 10% है तो उसकी लाइफ क्या होगी? और अगर किसी का रेट 5% है, और अगर किसी का रेट 4% है, पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? रेट से लाइफ और लाइफ से रेट कन्वर्ट करना आना चाहिए, है ना? नहीं समझ आ रही? अब बोलो तो सही। अगर किसी एसिड का डेप्रिसिएशन रेट 50% है तो कितने सालों में खत्म हो जाएगा? 2 सालों में। क्या ये कॉमन सेंस है कि नॉन सेंस है? लेकिन पेपर में आज जो चीज बड़ी आसानी से समझ आ रही है, पेपर में नहीं समझ आनी। आप पेपर में करे होंगे यार 2 + 2 ये क्या होता था, कैलकुलेटर कितने, कैलकुलेटर कितने। ये हालात आपके हो जाने हैं। नहीं यकीन आता तो कैफ वालों को देख लिया करो, वो किराया 14,000 किराया है, ते 2,000 रुपए की रोटी, किन्ने बन गए? कैलकुलेटर फड़ाई था। वो ये कर रहे होते हैं, अपने सीनियर्स को देख लिया करो, उनसे ये नहीं जमा हो रहे होते। तो ये एक कैफियत है, ये आपके ऊपर किस वक्त तारीख हो जाए पता, इसलिए किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੀਐਸਸੀ कैंट पास होया है, जमा नहीं कर पा रहा। समझ आई है ना बच्चों? का हंसना नहीं है किसी पे, कि किसी वक्त भी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਪੀਆਰਸੀ ਵਾਲੇ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਆਰਸੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਮ शुद्ध, वेरी गुड।
एग्जाम्पल नंबर 20 समझ आ गई? एग्जाम्पल नंबर 21 करनी है बच्चों। ये आप कर सकते हैं। अच्छा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उसने मांगा हुआ है। हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किसको कहते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा नहीं बच्चों, ये सवाल आसान है, ये आप घर से कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नोट कर लो, ये होमवर्क है आपका। ठीक है। औखे सवाल वो होते हैं जिसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है, जैसे कि एग्जांपल नंबर 22। इसको जरा समझते हैं। साजिद लिमिटेड परचेज्ड ए प्लांट ऑन यकम जनवरी 2011। कब प्लांट लिया जिसने? इसका मतलब है 2010 में इसके पास कुछ नहीं था। इसका काम शुरू कब हुआ? यकम जनवरी 11 को शुरू हुआ, फॉर 34,000 रुपया। कितना? और उसकी जिंदगी कितनी है? रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? द एंटिटी यूजेस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट। क्या सवाल में उसने रेट बताया? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फार्मूला दिमाग में लेके आओ। क्या फार्मूला है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय रेट। सवाल में तो उसने रेट दिया ही नहीं, तो रेट निकालना पड़ेगा। रेट कैसे निकालना पड़ेगा? उसका फार्मूला बताया था मैंने। करे जी, करे करे, जो कह रहे हो करके दिखाओ जल्दी। थर्टी फोर पॉइंट सबका आंसर आ गया जी? चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। चेक कर लो। सबका आंसर आ गया? अच्छा, अब सवाल में उसने मांगा क्या? प्लांट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द 2011 और 2013। उसने डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मांगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट में कोई मुश्किल है नहीं। जितनी डेप्रिसिएशन वाली है वो प्रॉफिट लॉस में चले जाएंगे, बात ही खत्म हो गई। तो नॉर्मली आई क्या डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मांगता उससे। पंगे आने हैं प्लांट एसेट अकाउंट में और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट में तो कट भी नहीं है, जो वैल्यू जानी है वो प्रॉफिट लॉस में चली जाएगी, स्टोरी खत्म। अच्छा जी, तो बच्चों 2011 का प्लांट अकाउंट भी बना लें और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लें। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे जरा? 34,000 का क्या करें? जो आपने रेट निकाला मल्टीप्लाई कर, लेकिन उसमें तो कुछ माइनस भी करना होता है। पहले साल जीरो होता है याद, क्योंकि नया एसेट पिछले सालों में उसकी डेप्रिसिएशन थी नहीं। तो 34,000 माइनस जीरो इंटू 34,8% डेप्रिसिएशन निकला है। तो 2011 का बच्चों एसेट अकाउंट भी बना लें और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लें। 12 में कुछ चेंज आया, वो 12 में जाके देखते हैं।
13,000 11,832। तो क्लियर हो गया सबको? डेप्रिसिएशन कितनी आती है बच्चों? 11,800। ठीक हो गया जी। 2011 का एसेट अकाउंट तो क्लियर है ना? 34,000 का लिया था, क्लोजिंग बैलेंस भी 34 ही आ रहा। कैसे ही है? और 2011 में ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं था, 11,832 डेप्रिसिएशन है, तो क्लोजिंग बैलेंस भी कितना आ रहा है बच्चों? 11,832 ही आ रहा है। ये क्लोजिंग बैलेंस अगले साल क्या हो रहेगा? ब्रॉडन हो रहेगा। और यहाँ से ये क्लोजिंग बैलेंस अगले साल क्या हो रहेगा? ब्रॉडन हो रहेगा। कि यहाँ तक की बात सुन लगी? क्लियर हो गया जी? 11 वाले अकाउंट क्लोज। अब 12 में चलते हैं। SL परचेज्ड अनदर प्लांट ऑन यकम अप्रैल 2012 फॉर 51,000 विद एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 5 साल एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 6,000 एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। क्या बच्चों इस प्लांट के डेप्रिसिएशन रेट भी सेम होगा? चेक कर ले, शाबाश। कैलकुलेट किया? चलिए, 2012 में कितने प्लांट होंगे हमारे पास? तो दोनों डेफिनेशन होंगे या सिर्फ दूसरा डेफिनेशन होगा? दोनों डेफिनेशन। तो यहाँ तक की बात नहीं। क्या दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं या अलग अलग करना पड़ेगा? अलग अलग करना पड़ेगा, क्यों? सर उसकी जो कॉम्युलेटिव डेप्रिसिएशन है वो डिफरेंट होगी, पहले 50 डिफरेंट होगी, दूसरी की डिफरेंट होगी। एक मिनट, मशीन 1 कैसे निकालेंगे? 34,000 माइनस 0। 2012 की बात कर रहे हैं ना? क्या माइनस करने हैं? 11,000। उसका क्या करेंगे? ठीक है, क्या आंसर आएगा? 7,000 और मशीन 2 या प्लांट 2? ये प्लांट 1 है, ये प्लांट 2 है। कितने का है जी? 51,000 माइनस 0 इंटू 24। क्या आंसर आया? हाँ, अब यहाँ पे आपने जो एक चवल मारी है, वो चवल मैंने आपको 4 दिन पहले बता दी थी। क्या चवल मारी है? ये आपने पूरे साल की कर दी है। क्या उसने सवाल में आपको महीना दिया हुआ है? तो फिर कौन सी होनी चाहिए थी? मंथली होनी। याद है? पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया आपको? अगर वो पॉलिसी ना बताए और डेट ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में दे दे, तो कौन सी पॉलिसी आपने फॉलो करनी है? पढ़े आया है? ठीक है जी। तो इसके साथ बच्चों क्या होगा फिर? 9/12 भी होना था। बोल गए हो ना? हाँ जी। तो चीजें जितनी मर्जी आपको थ्योरेटिकली पढ़ा दी जाएं, जब तक प्रैक्टिकली कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बातें समझ रहे?
अच्छा ये वाला काम हमने पिछले साल क्यों नहीं किया? वो पूरा वो आपकी उसमें पिछले साल की तो पॉलिसी नहीं बताई थी। बजट हाँ पिछले साल इत्तफाकिया तौर पे आपका आंसर ठीक था। मतलब अगर यहाँ पे यकम फरवरी लिखा होता ना तो यहाँ पे भी आप चलो मारते हो, वो तो बच गए क्योंकि यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है, यकम जनवरी लिखा हुआ है। हाँ नहीं समझ रहे? उनको समझ आया? तो बच्चों अब दूसरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 21,000 ₹21,025 ठीक है आंसर? Yes, sir. नहीं आया। ओपनिंग बैलेंस 11,832 था। ₹21,025 दूसरे साल का आंसर है। कैसे? दूसरे साल बच्चों पहले एसेट या पहले प्लांट की डेप्रिसिएशन आएगी 7,714 और दूसरे प्लांट की जो डेप्रिसिएशन आएगी वो 13,311 आएगी। ऐसे ही है, दोनों का टोटल करेंगे तो 21,025 आएगी। नई बात सुन लगी, सबका आंसर सही आया? अच्छा जी बच्चों ओपनिंग बैलेंस है 11,832, इस साल की डेप्रिसिएशन आई 21,025, टोटल निकालेंगे क्या आएगा? 32,857 और यहाँ पे बच्चों दूसरे साल के एंड पे क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा? 85,000। अब ये 85,000 में दो प्लांट है, पिछले साल वाला प्लांट भी है और इस साल वाला प्लांट भी है। ऐसे ही है? अच्छा यहाँ पे यकम अप्रैल आना था, यहाँ पे डेट उसने गलत लिखी हुई है। यहाँ पे यकम जनवरी ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यकम अप्रैल आना चाहिए था। हजम शुद्ध तो समझ आ गई सबको? 2013 की तरफ चले या अभी 12 में फंसे हुए हैं? 2013 का ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हैं दोनों अकाउंट्स का? प्लांट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बताएं 2013 का। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बताएं ओपनिंग बैलेंस। यहां तक सब मेरे साथ हैं। अब 2013 में क्या हुआ सुनते हैं। SL परचेज इट्स थर्ड प्लांट ऑन यकम जुलाई 2013 फॉर 68,000 विद एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 5 साल एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 8,000 एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। इसका डेप्रिसिएशन रेट क्या आता है बच्चों? इसका डेप्रिसिएशन रेट भी सेम आता है, करके देख लो। शाबाश शाबाश शाबाश। और चेक कर लिया। अब बच्चों 2013 की डेप्रिसिएशन निकालनी है। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, हर एक गलती आपने की उसको हमने ठीक किया। प्लांट वन अलहदा निकालना है, प्लांट टू अलहदा और प्लांट थ्री अलहदा। स्ट्रेट लाइन मेथड में फायदा था, याद है? अभी पिछला सवाल किया था, 20 गाड़ियां हैं, फिर 6 और ऐड हुई, 26 गाड़ियों पे सेम रेट, फिर 10 और ऐड हुई तो तमाम गाड़ियों को इकट्ठा किया सेम रेट। स्ट्रेट लाइन मेथड में फायदा था, रिड्यूस बैलेंस मेथड में मसला है।
हाँ जी, हो गया जी। Yes, sir. सर क्या तीसरे प्लान की पूरे साल की डेप्रिसिएशन आनी है? मेन क्या है? तो पहले प्लान की अलग निकाली है, Yes, sir. दूसरे की अलग और तीसरे की अलग। हाँ भाई, पहले प्लान की डेप्रिसिएशन आएगी 5030, दूसरे की 13115 और तीसरे की 11832। तीनों को टोटल करेंगे 29,977 आंसर आता है। चेक कर लीजिए अगर किसी ने कोई गड़बड़ की है। हाँ भाई, हो गया? समझ में आ गई? समझ आया? बोलो तो सही। क्लियर सबको? अच्छा जी, तो बच्चों 29,000 बराबर बैलेंस ये था 32,857, उसमें 29,977 मजीद ऐड हुआ, टोटल बैलेंस कितना हो गया? 62,834। ठीक है जी, और इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 1,53,000। तो बन गया है, ये बेड़ा गर्क हो गया। आसान था मुश्किल था? स्टेलर मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फर्क समझ आ गया बच्चों? स्टेलर में बड़ा आसान है, जो कुछ भी आप पकड़ो रेट लगाओ, अल्लाह खैर। यहाँ पे आपको अलग करना पड़ेगा फॉर द टाइम। हजम शुद्ध। अच्छा बच्चों, एक चीज यहाँ पे देखिए, शॉर्टकट यहाँ पे भी निकाला जा सकता है। तीसरे साल में मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 2 को इकट्ठा करके रेट लगाया जा सकता है एक ही लाइन में, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। ये शॉर्टकट है। देखो, आपने मशीन नंबर 1 की कैलकुलेशन अलग की है, मशीन नंबर 2 की कैलकुलेशन अलग की है। इन दोनों को जरा टोटल करें। मैं मशीन नंबर 3 की बात नहीं कर रहा फिलहाल, उसको भूल जाए। इन दोनों की आपने जो कैलकुलेशन की है डेप्रिसिएशन की, वो निकाले जरा, क्या आती है? 145। ये बात याद रखनी है आप। मैं आपको कह रहा हूं कि एसेट 1 और एसेट 2 को एक ही लाइन में डेप्रिशिएट करके रेट लगा के आंसर निकालेंगे, सेम आंसर आएगा, अलग अलग करने की जरूरत नहीं। मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी हम शॉर्टकट निकाल सकते। अब मैं बात करने लगा हूं प्लांट नंबर 1 की। प्लांट नंबर 1 की कॉस्ट क्या थी बच्चों? 34,000। उसमें से आपने पहले साल की दूसरे साल की डेप्रिसिएशन माइनस की हो गया, सी है? पहले साल की कितनी आती है? 11,832। दूसरे साल की कितनी आती है? 7,714। दोनों को जमा करने जरा। जमा कर लो। 19,546 ऐसी है। और बच्चों इसके ऊपर आपने 34.8% लगाया होगा ना, और आपका आंसर आया होगा 5,030। यही किया ना आपने? जो आपने किया पहले वो मैं कर रहा हूँ। प्लांट नंबर 2 पकड़े, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 51,000। वो पिछले साल डेप्रिशिएट हो गया था कितना? 13,311। वो माइनस करके आपने उसके ऊपर रेट लगाया होगा, क्या आंसर आया होगा? 13,115। टोटल क्या आएगा? 18,145। अब मैं आपको जो शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूँ वो जरा देखिएगा। मैं आपको कह रहा हूँ बच्चों, इन दोनों प्लांट को इकट्ठा कर लें। प्लांट 1 एंड 2 इकट्ठे, इकट्ठा कर ले, एक ही लाइन में आंसर निकालते हैं। दोनों की कॉस्ट इकट्ठी कर लें बच्चों। 85,000। क्या ये 85,000 आपको यहाँ पे बच्चों अकाउंट में इकट्ठी नजर आ रही थी? यस, ये 50,000 मैंने यहाँ से ले लिया। बराबर मेरे सामने लिखा हुआ ना 85,000, मैंने 50,000 यहाँ से उठा लिया। समझ आ गई बात? अगला पॉइंट,
ये जो आपने दोनों की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन माइनस किए ना, इसको भी इकट्ठा कर लें। 32,857। बच्चों ये भी आपके पास कहीं पे मौजूद है, ये तीसरे साल के शुरू की ओपनिंग बैलेंस, दोनों के ओपनिंग बैलेंस आपने लिखे हुए हैं। मैंने बस क्या किया, उन दोनों को पकड़ा, माइनस कर दिया। ठीक है जी, जो आंसर निकला उसका ले लें 34.8%। 18,145 आंसर आ गया। नहीं समझ रहे तो ये फिर दूसरे साल में क्यों नहीं किया, तीसरे में क्यों कर रहे हैं जाके? तो इन दोनों को इकट्ठा हमने दूसरे साल में क्यों नहीं किया, तीसरे में जाके क्यों कर रहे हैं? चलो सर मैं उसके 9 मार्क्स के डेप्रिसिएशन के बाकी उस पहले का साल मेरा आपसे सवाल समझ आ रहा है, मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ कि कब इकट्ठा कर सकते हैं, कब इकट्ठा नहीं कर सकते। हालांकि ये दोनों प्लांट दूसरे साल में भी थे, लेकिन वहां पे इकट्ठा नहीं किया, तीसरे में इकट्ठे हो गए। क्यों? दूसरे में पहला प्लांट पूरे 12 महीने यूज हुआ, लेकिन दूसरा 12 महीने यूज वो यूज हुआ 9 महीने, तो इसमें को इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर इकट्ठा कर देंगे और रेट लगा देंगे तो बच्चों इसका मतलब ये है आपने दोनों को 12-12 महीने क्या कर दिया, डेप्रिसिएट कर दिया, जबकि दोनों 12-12 महीने यूज नहीं हुआ, तो इसलिए दूसरे साल में इकट्ठा नहीं कर सकते। तो फिर तीसरे में क्यों कर दिया? तीसरे में दोनों प्लांट 12-12 महीने यूज होंगे, तीसरे वाला है तो 6 महीने यूज हुआ है, तो उसको इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों अगर हम चौथे साल में जाए तो चौथे साल में ये तीनों इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि तीनों 12-12 महीने यूज होंगे। समझ आ रही है? तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी आप वैल्यूज को इकट्ठा कर सकते हैं, और ये वैल्यूज को आपको वर्किंग से डाटा निकालने की जरूरत नहीं है, ये वाली वैल्यूज आपके पास अकाउंट्स में मौजूद है ओपनिंग बैलेंस के तौर पे। ये भी ओपनिंग बैलेंस है, ये भी ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस माइनस करके रेट लगा दो, पिछले सारे प्लान की डेप्रिसिएशन आ जाएगी सारा। नहीं समझ 85,000 तीसरा साल का ओपनिंग बैलेंस है, 32,857 तीसरे साल का ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस में से क्या करो, माइनस रेट लगा दो, तो पिछले जितने एसेट हैं सबकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी एक ही लाइन। हाँ, जो इस साल आपने लिया है उसकी आपको अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो 12 महीने यूज नहीं ना हुआ, वो 12 महीने यूज नहीं, इसलिए वो ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं बात समझ आ रही, पता नहीं मैं क्या कहता हूँ। एक तो वो तरीका ना कि आप अलहदा अलहदा कैलकुलेट करें, ये अलहदा ये अलहदा ये अलहदा। मैं कह रहा हूँ कि पहले दो एसेट को इकट्ठा डेप्रिसिएट करके आंसर निकाल सकते। अच्छा जी बच्चों, अब अगला हमारा टॉपिक आ गया, डेप्रिसिएशन का तरीका तो हमें समझ आ गया ना। अब कर लेते हैं, टेस्ट भी कर लेते हैं, जुम्मे के बाद टेस्ट भी डिस्कस होगा, टेंशन लो। है कल? हाँ कल सैटरडे है, कल भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। भाई कल क्लास है, ये पहले तय हुआ था कि अगर रमजान में रोजे अच्छे रखने हैं तो पहले पढ़ लो। टाइमिंग बता दें। कल और कोई क्लास नहीं है आपकी? कितने बजे? 9 से 11 तक या 9 से 11 है? 9 से 11 सर्वोशर की क्लास नहीं है? अगर मुझे चाहिए क्लास ना हो तो 9 से 11 तक बताया नहीं है। कल 9 से 11 की क्लास है, कौन सी वाली? तो 11 से 1 होगी ये वाली, 11:30 है? 9 से 11 होगी नहीं नहीं, कल सिर्फ 2 क्लासेस हैं कि 3 है? नहीं है सर, है? 9 से 11 क्यों कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? क्लास ना है
आपने, तो फिर मैं 9 से 11:30 तक पढ़ाऊंगा। सवा 11 तो फिर ले ली तो फिर जिस तरह से गाइड बताई आपका लेक्चर 11 बजे ही शुरू होगा। मेरा 11 बजे शुरू होगा जी, पत्थर से लगी है। मैं कौन हूँ और मैं कौन हूँ? घर बैठे वो ਤੁਹਾਡੇ में ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਟਾਈਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ टेंशन नहीं है। अच्छा जी, ठीक है जी। मुबशर साहब उम्र में बड़े हैं, इसमें हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन टाइम मेरा होएगा बस। बाकी जो भी सेटअप करना चाहता हूँ, फजर वाले बुलान, ईशा वाले बुलान, वो उन्होंने मसला है। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ एसेट। अब हमने ये तो कहा कि सर जी ये वैल्यू है, इस पर रेट लगाएं, आंसर आ जाएगा। और पॉइंट ये है वो वैल्यू फाइनल कैसे हुई, आपको कैसे पता लगा कि प्लांट 10 लाख का था? बताया तो होगा, लेकिन उससे पहले की एक दास्तान चली होगी, नहीं बात सुन लगी? तो आपने अब आपने देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू एसेट की कॉस्ट में जमा होनी चाहिए, कौन कौन सी वैल्यू कॉस्ट में जमा नहीं होनी चाहिए। अब एग्जांपल है बच्चों, फर्ज करें आपने एक जनरेटर बाय करना है। क्या बाय करना है? तो जनरेटर पाकिस्तान में नहीं बनता, जनरेटर पाकिस्तान में नहीं बनता, मोबाइल नहीं बनता, तो जनरेटर कितों बनना है? तो वो डेफिनेटली आप किसी बाहर के किसी कंट्री से बाय करेंगे। फर्ज करें आप जापान से बाय कर रहे हैं। कहाँ से बाय कर रहे हैं? जापान से बाय। ओके, अब जापान में आप जो जनरेटर बनाने वाली कंपनी है उसके चीफ से या उसके जो अकाउंटेंट होगा उससे बात करेंगे कि यार हमें फलां फलां की जनरेटर चाहिए, ठीक हो गया नहीं? मतलब आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपका कोई क्लास फेलो हो सकता है जापान की किसी कंपनी में, सीए लगाओ, सीएफओ लगाओ, आप उसे कॉल करें, हाँ सुना याद है पीआरसी की क्लास तो मैं कट्ठे जरील होंगे होंगे से, ठीक है जी। वहां से दास्तान शुरू होगी, करते कराते बात आएगी जनरेटर पे कि यार जनरेटर चाहिए सानू। ओके, 100 बिस्मिल्लाह से जनरेटर ही बना देवे। तो आप कहेंगे यार जनरेटर चाहिए सानू, 10 कितने पैसे लगेंगे? तो वो जापान में चूंकि बैठे हुए तो जापानीज करेंसी आपसे मांगेगा, ठीक है जी। आप अपने बैंक से कहेंगे कि यार हमें पाकिस्तानी करेंसी हमसे ले लो और जापानीज करेंसी हमें इतनी दे दो ताकि हम उस कंपनी को पे करके वहां से जनरेटर उठा सकें। स्टोरी समझ आ रही? अच्छा, आप अपने बैंक से रब्ता करेंगे, आपका बैंक उस कंपनी के बैंक से रब्ता करेगा और इस तरह से इस चैनल के थ्रू पैसे जाएंगे बाहर। स्टोरी समझ आ रही? आप अपने बैंक को कहेंगे, ये बैंक उस बैंक को कहेगा कि यार इन्होंने जनरेटर दे दो, पैसे मेरे को मौजूद है तो टेंशन नहीं लेनी। क्यों? हमारे पैसे उस बैंक में ऑलरेडी जमा हुए पड़े, हम भागने वाले नहीं है। हमारे बिहाफ पे ये बैंक उस बैंक को गारंटी देगा और वो बैंक अपनी कंपनी को गारंटी देगा कि पैसे की टेंशन नहीं लेनी, तुसी माल भेजो। हजम शुद्ध? अच्छा, तो जनरेटर बच्चों वो कंपनी में, उनकी फैक्ट्री में, उनके गोदाम में जनरेटर तैयार पड़ा हुआ है, तो क्या हम खुद जापान जाके वो जनरेटर बाई करके लेके आएंगे? नहीं, ठीक है जी। तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे यार देखो यहाँ पे दो सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो है वो कहेंगे देखो जापान की पोर्ट तक जो जनरेटर हम पहुंचा देंगे, हम शिप में उसको लोड भी कर देंगे, लेकिन जापान से शिप कराची पहुंचेगा कि रास्ते में तबाह हो जाएगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। पॉइंट समझ आ गया? तो हमने कहा चलो ठीक है यार ये पैसे पकड़ो अपने, और जापान अपने गोदाम से जनरेटर उठा के शिप तक पहुंचा दो, बाकी हमारा मसला, ठीक है जी। उन्होंने जनरेटर उठाया, गाड़ियों में रखा, शिप लेके गए, शिप पे रखवा दिया, वीडियो बना के व्हाट्सएप हमें फॉरवर्ड कर दी कि भाई ना देखो शिप के थोड़ा जनरेटर मौजूद है, ठीक है जी। अब वो शिप चला वहां से कहाँ तक पहुंचा होगा? लाहौर, कराची पहुंचेगा। लाहौर ਤੇ छोटी जी नहर है, खलो जो थोड़े गोडे नहीं डुबते, उते शिप कितने आना है, ठीक है जी। तो वो जनाब पहुंचा कराची, अब आपकी कंपनी लाहौर में है, तो पहले आप जाएंगे कराची, कराची जाके पोर्ट से वो जनरेटर क्लियर करवाएंगे, तो फिर वहां पे भी तो लोग बैठे हुए हैं पैसे खाने के लिए, उनको भी तो पैसे देने पड़ेंगे। तो वो पैसे जो आपने दिए क्या वो जनरेटर के कॉस्ट में ऐड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्योंकि आपको जनरेटर जो पड़ रहा है उसमें ये खर्चे भी तो आ रहे हैं। आपने वहां पे कस्टम ड्यूटी पे की, इंपोर्ट ड्यूटी पे की और वहां से वो जनरेटर क्लियर करवाया, ठीक है जी। अब क्या जनरेटर की कॉस्ट फाइनल होगी? नहीं होगी। फिर कराची से वो उठा के जनरेटर कहाँ तक लेके आना है? लाहौर तक लेके आना है। लाहौर तक लेके आए, बीच में ट्रांसपोर्टेशन भी है। आपने एक ट्रक जो है किराए पे लिया, ये कहा जी जनाब जनरेटर इस पे रखा, अब ट्रक वाला चला वहां से मोटरवे पे चढ़ गया, तो मोटरवे का टूल टैक्स शामिल होगा?
अच्छा, मोटरवे का सफर उसने 24 घंटों में तय किया, 24 घंटों में ट्रक ने, ड्राइवर ने भी कुछ खाना पीना है, वो भी उसमें शामिल होगा कि नहीं होगा। फिर आपको टेंशन ये है कि ट्रक का ड्राइवर की तो सौ ना जाए, जे सौ गया तो इन्हें गड्डी ठोक देनी, तो आप क्या करेंगे, उसकी इंश्योरेंस भी करवाएंगे। क्या करवाएंगे, इंश्योरेंस भी कराएंगे। ट्रांसपोर्टेशन, कि भाई कराची से लाहौर आ रहा है, इसको कहते हैं कैरेज इंश्योरेंस, उसकी इंश्योरेंस भी आपको पे करनी पड़ेगी। लाहौर तक पहुंच गया, अच्छा लाहौर तक जब आपके पास गोदाम में पहुंचा तो आपने क्रेन मंगवानी है। क्या मंगवानी है, क्रेन, क्योंकि जनरेटर चौक के 4 बंदे तो नहीं ना थल्ले रख सकते, वो मैया थोड़ी है। नहीं बात भाई, मैया तो 4 बंदे चौक लेंदे ने, जनरेटर को नहीं उठा सकते, 4 छड़ के 40 बंदे भी नहीं चौक सकते, और समझ लगी है। तो क्रेन मंगवानी पड़ेगी, क्रेन आएगी, ट्रक से जनरेटर उठा के नीचे रखेगी, फिर हम कहेंगे यार इसको यहाँ पे नहीं यहाँ पे रखना है, तो क्रेन कहेगी ठीक है यहाँ पे रख देते हैं। अब उससे पहले जनरेटर को जमीन पर रखने से पहले जमीन तैयार की जाएगी, जमीन तैयार की जाएगी ताकि उसको एक प्रॉपर उसकी फिटिंग हो सके वहां पर। ठीक है जी, वहां पे मजदूर बुलाए जाएंगे, ईंटें मंगवाई जाएंगी, सीमेंट आएगी, सरिया बजरी जो कुछ भी लगाना है उसके लिए बुनियादें बनाई जाएंगी ताकि यहाँ पे जनरेटर रखें चलाएं तो कोई टेंशन ना हो। ठीक है जी, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट वो भी जनरेटर की कॉस्ट के हिसाब बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। ठीक है जी, सारा कुछ हो गया। अब एक एक्सपर्ट को बुलाएं, क्यों, सारा जनरेटर के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ जापानीज लैंग्वेज है, आपको तो पढ़ना ही नहीं आता। स्टार्ट कहाँ से होना है, स्टॉप कहाँ पे होना है, इमरजेंसी में कोई मसला हो जाए तो जनरेटर का कौन सा बटन दबाना है, पता है, नहीं पता। तो एक एक्सपर्ट को बुलाएंगे जिसको जापानीज लैंग्वेज आती होगी, उसको कहेंगे यार इसको जरा हमें समझाओ कि कब कब कौन कौन सा बटन दबाना है, किस तरह से चलेगा, किस तरह से रुकेगा वगैरह। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वो आके एक ट्रेनिंग देगा, वो एक्सपर्ट अपनी फीस लेगा, उसके बगैर जनरेटर चल सकता है, नहीं चल सकता। अच्छा जी, फिर वो एक्सपर्ट हमें बताएगा कि यार शुरू शुरू में जनरेटर को इस कैपेसिटी से ज्यादा नहीं चलाना। जैसे आप नई बाइक लेते हैं तो कंपनी आपको बताती है ना कि पहले कितने किलोमीटर के बाद आपने ऑयल चेंज करवाना है और कितनी स्पीड में शुरू शुरू में इसको चलाना है, इसका इंजन अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, इसको अभी रवा होने में टाइम लगना है, ऐसे ही ना। तो आप बड़ी एहतियात से शुरू शुरू में बाइक चलाते हैं, वन व्हीलिंग फिर बाद में करते हैं, लेकिन शुरू शुरू में एहतियात ही करते हैं। तो वही बात जनरेटर की भी है, जनरेटर में भी हर एक चीज जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, उसको चलने में थोड़ा सा रवा होने में टाइम लगेगा। तो ऐਵੇਂ ही आप 100% कैपेसिटी पे चलाएं तो वो तो पटाखा ही ना मार दे। तो वो आपको एक्सपर्ट बताएगा कि भाईजान शुरू में इसको 25% कैपेसिटी में चलाना है, 4-5 दिन तो आप खाली चलाते रहे, बिजली है भी फिर भी चलाते रहे, ताकि वो थोड़ा सा उसको रवानी में आने में टाइम जो लगना वो लग जाए। ठीक हो गया नहीं। तो वो एक्सपर्ट आपको सारा कुछ समझा के गया है, उसने अपने पैसे लिए, वो चला गया। फिर अब आपने क्या किया, जनरेटर चलाना है। तो जनरेटर चलाने तक के जितने खर्चे हैं, जापान से लाने से बात शुरू हुई थी, और चलाने तक जितने खर्चे हैं वो सारे खर्चे क्या करेंगे, वो जनरेटर की कॉस्ट का हिस्सा है। आप लोगों को कह सकते हैं कि जनरेटर में कितने का पड़ा, पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो अब कॉस्ट ही अगर आपकी गलत है तो डेप्रिसिएशन आपकी ठीक होगी, डेप्रिसिएशन भी गलत निकल आएगी। तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि जनरेटर की कॉस्ट में टोटल खर्चा कितना पड़ा। हजम शुद्ध, ठीक है जी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों के एसेट की कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी, कौन कौन सी चीजें शामिल नहीं होंगी। अच्छा जी, लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन, ये वो पैसे हैं जो जापान में हमने सप्लायर को पे किए, आने हैं कि नहीं आने। फ्रेट चार्जेस, कैरेज, ट्रांसपोर्टेशन, आने हैं कि नहीं आनी। इंस्टॉलेशन, आनी है कि नहीं आनी। स्टाफ ट्रेनिंग फॉर यूज ऑफ मशीन, आनी है कि नहीं आनी, नहीं आनी। हाँ, देखो ये बच्चों आप जो खर्चा कर रहे हो जनरेटर पे कर रहे हो या स्टाफ पे कर रहे हो, ये स्टाफ पर हो रहा है, जनरेटर का इसमें कोई लेना देना, ये बात याद है। नहीं समझ रहे, आपने स्टाफ को ट्रेन किया जी जनरेटर कैसे चलाना है, स्टाफ अगले दिन दूसरी कंपनी चला गया, फिर ओके सानू समझ आ गई है, वाह जी वाह, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ कंपनी जावांगे, ਅਸੀਂ इस कंपनी से काम क्यों करिए। नहीं समझ रहे, स्टाफ को ट्रेन कर दिया ना, तो आपने किस की स्किल्स को इंप्रूव किया है, जनरेटर को,
जनरेटर को तो इम्प्रूव नहीं ना किया आपने, जनरेटर तो वैसे के वैसे ही है। तो आपने पैसा किस पे लगाया? जनरेटर पे नहीं लगाया। तो स्टाफ पे लगाया है तो जनरेटर का क्या कसूर है? नहीं समझ लगी? तो वो खर्चा जनरेटर की कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्ज करो कल को ट्रेनिंग करके एम्प्लॉय सारे निकल जाते हैं और आप नए एम्प्लॉय रखते हो, उनको दोबारा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो क्या दोबारा जनरेटर की कॉस्ट में शामिल करोगे? जनरेटर कहेगा मजाक हो रहा है। ठीक है जी। तो वो जो पैसे आप लगा रहे हैं लोगों पे लगा रहे हैं, जनरेटर पे, वो कहते हैं मैं बैठे बैठे ही महंगा हो रहा है। ऐ बंदे ने ट्रेन किया है, खर्चा मैनू पै रहा है। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ट्रेन किया खर्चा मैनू पै रहा है, और चाह पी रहा है खर्चा मैनू पै रहा है। ठीक है जी। तो वो खर्चा जनरेटर के लिए जरूरी नहीं है। किसके लिए जरूरी है? भाई आपके एम्प्लॉय अनपढ़ है तो मेरा क्या कसूर है? नहीं समझ आ रही? अगर आपके एम्प्लॉय पढ़े लिखे होते तो ये खर्चा आपको ना करना पड़ता, तो क्या मेरा कसूर है? तो बोलो तो सही। आपको जापानीज लैंग्वेज नहीं आती तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो जापानीज लैंग्वेज सीख लो, या उससे बात करते कि भाई अंग्रेजी में मुझे ट्रांसलेट करके जनरेटर का फंक्शन बताओ, ताकि मुझे ट्रेनिंग लोगों को ना देनी पड़े। या मुझे एक व्हाट्सएप वीडियो सेंड कर दो, मैं वो चला के लोगों को दिखा दूंगा भाईजान ये ऐसे करना। जनरेटर को ट्रेनिंग से कोई लेना देना। प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, हाँ ये जरूरी है। क्यों? पंगे लेने से पहले पहले समझ लो, उसको टेस्ट में ला के देख लो कि टेस्टिंग करते वक्त ये किस कैपेसिटी पे कितना चलेगा, ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि दुनिया का हर जनरेटर पहली दफा ऐसे ही करेगा। असम्पशन 1,93,000 ऐड होगा लेकिन 351 ऐड नहीं होगा। परचेस ऑफ ए 3 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये लेंगे? ये जनरेटर की कॉस्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा? बताएं जरा। ये नहीं जाएगा। आप 3 सालों का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। कोई ऐसा भी तो हो सकता है जो जनरेटर बाय करे उसको मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ना ले रहा हो। ये मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के पैसे आप लोगों को पे कर रहे हैं कि जनरेटर को पे कर रहे हैं? लोगों को पे कर रहे हैं। तो जनरेटर कहेगा भाईजान मेरा की कसूर है? मेनू दसो मेरी कॉस्ट क्यों ऐड करी जा रहे हो? नहीं बात लगी? आप गांव से उठ के लाहौर आए, पापा ने आपको पहले महीने 1,00,000 रुपया दिया, फिर अगले महीने से आपको 30-30 हजार रुपया देते जा रहे हैं। अब छोटे भरा ने गांव में किसी को थप्पड़ थप्पड़ मार दिए, लड़ाइयां हो गई, कंपनसेशन के लिए पापा ने उस लड़ाई में अगली पार्टी को 20 हजार रुपया दे दिया और आपके खाते में डाल दिया कि तेरी वजह तो उन्हें आज किया। आप कहेंगे मेरा की कसूर सी? थोड़ी सी तकलीफ हुई है, फील हुआ है कुछ कुछ कि थोड़े खाते जा भी पै जाना है। ये समझ आ रही बात? ठीक है जी। तो वही तकलीफ जनरेटर की भी है। अब वो बेचारा बेजुबान है, बोल नहीं सकता, ऐ थोड़ी कि तके नाल ऐड करी जाओ करी जाओ करी जाओ। तो जो उससे रेलिवेंट है वो चीजें तो पड़ेंगी, जो चीजें उससे रेलिवेंट नहीं है वो नहीं पड़ेंगे। अब आपके दिमाग में है सर ये मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट तो जनरेटर की वजह से ही पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या जनरेटर के लिए वो जरूरी था? नहीं था। वो आपने अपने शशके के लिए लिया है। वो पॉइंट समझ आ गया? तो बोलो तो सही। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपने मोबाइल लिया, ओके, 1,00,000 रुपए का। अब आप उसके ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगवा रहे हैं, वो जरूरी है, लेकिन आप अजीबो गरीब किस्म के कवर ले रहे हैं। मतलब एक सिंपल सा कवर 400-500 का आया था, आप कहते हैं नहीं नहीं 2,000 रुपए का कवर होना चाहिए, ₹1,00,000 का फोन है, घट्टो घट कम से कम 2-3 हजार रुपए का कवर तो होना चाहिए। तो वो शशके हैं, उससे आप उस मोबाइल की कॉस्ट को नहीं बढ़ा सकते। क्यों? कल को फर्ज करो मोबाइल बेचने जाते हो तो आप कहोगे यार मैंने 3,000 रुपए का कवर लिया था, ये भी ले लो और इसके मुझे 3,000 दे दो, वो देगा? तो कहेगा भाईजान हो चवल कवर करो तो मैंने पसंद ही कोई नहीं, ये तो अपने कोरी रखो। तो पॉइंट ये है, असल में कॉस्ट वही है जिसको आप कल को बेच के पैसे निकलवा सकते। स्क्रीन प्रोटेक्टर तो हर मोबाइल पे होता है, वो नेसेसरी है, लेकिन वो जो ऊपर आपने अजीबोगरीब किस्म के कलर आपने वेबसाइटों से देख देख के, ठीक है जी, मंगवा लिए हैं 2,500, 2,000, 3,000, 4,000 के, वो मोबाइल के यूज के लिए नेसेसरी नहीं थे। आप उसकी जितनी मर्जी लॉजिक दें, सर देखें इससे ये हो जाएगा, मोबाइल नीचे गिरेगा तो खराब नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फला नहीं होगा। वो कहेंगे अगर जब पिंक कलर ना होता इस कवर का
काला हुंदा तो फिर खराब होना सी। इस कलर ने इस मोबाइल को कहना बचाया, समझाओ मैंने तो। आप कहेंगे नहीं कलर ने तो नहीं बचाया, लेकिन खूबसूरत लगता है। बात लगी कि नहीं लगी? मैंने कहा खूबसूरती में साइड पे करो। मोबाइल की फंक्शन में कोई इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है? नहीं हो रहा है, साइड पे करो। सिर्फ वो चीजें बताओ जिसकी वजह से मोबाइल चलाना नेसेसरी है। तो आपके जो फ्रंट वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो नेसेसरी है, हर मोबाइल पे लगा हो। वो मैंने नहीं लगवाया, पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में तमाम लोग लगवाते हैं। और बैक एंड पे एक सिंपल सा कवर, वो भी नेसेसरी है। ठीक है जी। तो जो चीजें नेसेसरी है वो ऐड करेंगे, शश के ऐड नहीं करेंगे। ये मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है। क्या जनरेटर के चलाने के बाद भी ये पैसे पे करते हैं कि नहीं करेंगे? वो बोलो तो सही। ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। जनरेटर पहली दफा चल गया, उसके बाद के खर्चे जनरेटर की कॉस्ट में ऐड नहीं होने चाहिए। तो ये तो उसके बाद भी पे करते रहेंगे आप, क्योंकि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हजम शुद्ध, तो ये उसकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बन पाएगा। अगला पॉइंट, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू 1,75,000, ये ऐड करेंगे? ये ऐड नहीं करेंगे। ये फिर कहाँ यूज होगी? ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में यूज करेंगे, कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। ठीक हो गया जी। सप्लायर ने आपको लिस्ट प्राइस क्या बताई थी बच्चों? 12 लाख। वो आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? डिस्काउंट मिल रहा है तो माइनस करोगे, सीधी सी बात। या आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, जो डिस्काउंट तो साड़ी बार तो लभ्या, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, मैं फोन किया ਸੀ, मैं ਉਹਨੂੰ पीआरसी ਦੇ कुछ यादें याद करवाइए, सुना क्या वो मेरा भरा ने फोन किया, लिया जी 5% डिस्काउंट का। पॉइंट समझ लग गया? तो पॉइंट ये है कि जो डिस्काउंट उन्होंने दिया है जनरेटर की कॉस्ट से नीचे जाके डिस्काउंट दिया। अपना प्रॉफिट तो कोई नहीं छोड़ता ना, चाहे सका भरा गया उन्होंने। बात समझ आएगी नहीं? तो लिहाजा ये 5% जनरेटर की कॉस्ट में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ओके जी। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है जी? 12,000 साल घंटे। वो याद आ रहा मेथड? कौन से वाला मेथड लगना है? मशीन आर मेथड। ठीक है जी। मशीन आर यूज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, 14, 15 2000, 32 और 14 रिस्पेक्टिवली। अच्छा जी। तो बच्चों सबसे पहले तो मुझे आप फाइनल करके बताएं इस मशीन की फाइनल वैल्यू क्या होगी? आंसर आ गया नहीं? तो 94,41,000 आंसर आता बच्चों। तू तो 1 करोड़ कह रहा सी हो नहीं सर, तो वो माइनस ही किया पहले तूने, तो फिर 1 करोड़ कहना है। और सबको समझ आ गया? और बोलो तो सही। अच्छा बच्चों, अब उसने बता दिया है कि 2013 की बात है। किसकी बात हो रही है ये? तो 2013 में ये मशीन कितने घंटे चल चुकी है? और खोत्या 2013 की डेप्रिसिएशन निकाले। दो 2013 की और 2014 की डेप्रिसिएशन निकाले, जल्दी करो साहब। सर 15,47,333। 2013 की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी बच्चों? 15,44,334। और 2014 की
2014 की भी निकालें, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ जी, 2013 का आंसर आ गया जी, 2014 का आंसर आ गया। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि पर यूनिट या पर मशीन आर आप रेट निकाल लें पहले, जितने यूनिट्स बनते जाएंगे या जितने घंटे इस्तेमाल हो उसे मल्टीप्लाई कर दें। ये 772.167 निकाला था आपने। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड आवर्स 772.167 पर घंटा डेप्रिसिएशन है। तो याद है, यही पढ़ाया था कि इसमें पर ईयर नहीं निकलना, पर घंटा निकलेगा, उसको फिर जितने घंटे मशीन चली उससे मल्टीप्लाई करते हैं। और याद है बचपन की बातें। 2013 समझ आ गया बच्चों, 14 भी समझ आ गया। चलो बच्चों, आज के लिए काफी है, कल इंशाल्लाह से आगे